वेलकम दोस्तों। अब चलते हैं केमिस्ट्री के इस चैप्टर के एंडिंग की ओर। एंडिंग में मैं आपको बताने जा रहा हूं ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं के बारे में। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। वो दिखाई दे रहा है। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। दोस्तों, किसी भी चीज को समझने के लिए आपको आवश्यकता होती है कि आप उसके नाम के ऊपर जाएं। देखिए, किसी भी वस्तु का नाम उसके काम के आधार पर रखा जाता है। इंसानों में लागू नहीं होता है। इंसानों में ऐसा नहीं कि जैसा नाम है वैसा काम हो। लेकिन जब हम वस्तुओं की बात करते हैं तो उसमें काम के हिसाब से नाम दिया जाता है। तो यहां जो मैंने ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी लिखा हुआ है वह अभिक्रियाओं के प्रकार है। ये अभिक्रियाएं रासायनिक प्रकार की अभिक्रियाएं हैं। यानी कि क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं को समझाएं। मेंस का क्वेश्चन बन सकता है। कोई घबराने की जरूरत नहीं, बहुत ही आसान सा है। तो क्षेपी का मतलब आपको समझना पड़ेगा। देखिए, इन दोनों में ऊष्मा है, यानी कि ये जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं वह ऊष्मा से रिलेटेड है। फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा होगा कि रासायनिक अभिक्रियाएं कई प्रकार की होती हैं और यह जरूरी नहीं है कि सभी रासायनिक अभिक्रियाओं में समानताएं। बहुत सी रासायनिक अभिक्रियाएं एक दूसरे से भिन्न होती हैं और इन सब रासायनिक अभिक्रियाओं की ये जो विभिन्नता है वो अलग अलग कारकों पर डिपेंड करती है। तो यहां पे वो जो कारक है वो है ऊष्मा। यानी कि हम एक ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें ऊष्मा या तो उत्पन्न होती है या तो वातावरण से ऊष्मा को अवशोषित किया जाता है। तो इसीलिए ऊष्मा का ये शब्द यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने बेसिक अगर जाना है ऊष्मा का तो आप समझते होंगे कि ऊष्मा को नापने के लिए या तो कैलोरी या तो किलो कैलोरी या किलो जूल, जूल भी होता है, जूल, किलो जूल, इसको केजी लिखते हैं। तो यहां ऊष्मा भी एक प्रकार की ऊर्जा ही होती है। इसलिए दोस्तों इसको जूल से भी नापा जाता है। लेकिन सामान्यतः देखा जाए तो ऊष्मा को कैलोरी से ही नापा जाता है। कैलोरी छोटा मात्रक है, किलो कैलोरी उससे बड़ा मात्रक है। तो यहां पे यह ऊष्मा को भी हम लोग एक रासायनिक अभिक्रियाओं को हम ऊष्मा के आधार पर जब डिवाइड करते हैं तो यह दो भागों में बढ़ती है। पहला ऊष्माक्षेपी, दूसरा ऊष्माशोषी। तो यहां पे क्षेपी जो लिखा है, क्षेपी यानी कि उत्पन्न होना, क्षेपी यानी उत्पन्न, और शोषी यानी अवशोषित करना या खींचना, अवशोषित। ये तो आपको नाम से भी पता चल रहा है, ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी। तो आप ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं को कैसे लिख सकते हैं बताइए, बिना किसी मेहनत किए। आपको अगर बोला जाए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है तो आप बहुत आसानी से बता सकते हैं कि ऊष्माक्षेपी वे रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, जबकि ऊष्माशोषी वे अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें वातावरण से ऊष्मा अवशोषित की जाती है। दोस्तों, जब भी एक रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊष्मा उत्पन्न होना और अवशोषित होना, दोनों में बहुत ही साधारण सा डिफरेंस मालूम पड़ता है हम लोग को। लेकिन अगर उसमें डीप में जाएं तो आपको पता चलेगा कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं में ऊष्मा नष्ट होती है और ऊष्माशोषी में ऊष्मा प्राप्त की जाती है। यानी कि इसको एक अभिक्रिया के आधार पर समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो अभिकारक हैं, एक अभिकारक है ए और एक अभिकारक है बी, और इन दोनों की रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप
हम लोग को दो उत्पाद प्राप्त होते हैं। पहला उत्पाद है सी और दूसरा डी। इसको हम इस आधार पर लिख सकते हैं कि ए प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी। यह एक रासायनिक अभिक्रिया को सूचित करता है। लेकिन यहां पे हम ऊष्मा की बात करेंगे, यहां पे एनर्जी की बात करते हैं। तो यहां एनर्जी क्या है? मान लीजिए कि इन दोनों का जो कंबाइंड एनर्जी है, जब अभिक्रिया होने से पहले इन दोनों का कंबाइंड एनर्जी मान लीजिए कि E1 है। एनर्जी को ई से नापता हूं, E1 अगर मैं बोल देता हूं, चलिए मान लेता हूं E1, तो C प्लस डी इसको मैं E2 मान लेता हूं। अब इसकी एनर्जी C प्लस डी में चेंज हो रही है, यानी कि उत्पादों की जो कंबाइंड एनर्जी है वो E2 है और अभिकारक की जो कंबाइंड एनर्जी है वो है E1 है। तो जब एक रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो रही है, तो अगर ए और बी आपस में क्रिया करने के बाद ऊष्मा को उत्पन्न करते हैं, इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि क्रिया करने के बाद ऊष्मा निकल जा रही है, यानी कि एनर्जी निकल जा रही है। तो वातावरण में जब एनर्जी चली गई तो जो C प्लस डी बनेंगे उनकी एनर्जी इससे कम होगी। ये तो स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि उसमें ऊष्मा उत्पन्न हो जा रही है, ऊष्मा चली जा रही है। इसीलिए E1 का जो मान है वो ऊष्मा क्षेपी के लिए, यानी कि ऊष्मा क्षेपी यानी कि ऊष्मा जब निकल जा रही है, A प्लस बी C प्लस डी में चेंज हो रहा है तो ऊष्मा निकल जा रही है, यानी कि E1 का मान E2 से बड़ा ही होगा। यह सूचित करता है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। आपको समझ में आ रहा हो? कोई याद करना, कोई रटने की चीज नहीं है, बहुत ही आसानी के साथ एक फ्लो में उसको समझिए। E1 बड़ा है E2 से, क्या मतलब क्या है? बस ये एक समीकरण नहीं लिखा हूं मैं लिखता हूं यहां कि इसमें क्या क्या छिपा हुआ है कि अभिक्रिया के पहले E1 था और अभिक्रिया के बाद E2 हो जा रहा है, तो E1 ज्यादा होगा E2 से, क्योंकि ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है, यानी कि वातावरण में ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। तो इस प्रकार की जो अभिक्रियाएं होती हैं, इसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, इससे हमें महसूस हो जाता है कि हाँ इसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। जैसे एक एग्जांपल, जैसे कोयला जलाते हैं, हम अपने दैनिक जीवन में कोयला जलाते हैं और कोयले से उत्पन्न ऊष्मा के द्वारा ही हम खाना बनाने का काम करते हैं। तो यह भी एक ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है दोस्तों, क्योंकि हमारे पास जो कार्बन है उसको जब हम वायु के साथ जलाते हैं, कार्बन को वायु के साथ जब हम जलाते हैं इसको, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है जो कि गर्म होता है, और इस अभिक्रिया के फलस्वरूप कुछ एनर्जी भी हम लोग को उत्सर्जित होती है। तो यह एक ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है। एक और उदाहरण, जैसे अगर आप लोगों ने दैनिक जीवन में देखा होगा कि जो अमोनिया गैस होती है तो थोड़ी गर्म महसूस होती है, वो इसलिए दोस्तों क्योंकि वह भी एक ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है। जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया ऊष्मा क्षेपीय होगी तो उसके आसपास, इस अभिक्रिया के आसपास का वातावरण थोड़ा गर्म होगा। जैसे कि अगर मैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की क्रिया कराता हूं, ये मान लीजिए इस टाइप से, तो क्या बनता है यहां पे 2NH3 बनेगा, यानी कि अमोनिया। इस अभिक्रिया के फलस्वरूप भी ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसीलिए यह भी एक ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है। उसके अतिरिक्त अगर आप लोगों ने चूना देखा होगा, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, तो अगर आप लोगों ने चूना देखा होगा तो चूने में जब आप पानी मिलाते हैं, वो होता ही करते हैं जब अपने घर का, तो चूने में जब पानी मिलाते हैं तो आप देखते होंगे कि उससे भी ऊष्मा निकलती है, थोड़ा गर्म हो जाता है हम लोग का जो चूना है। तो जहां भी गर्म होने वाला बात आ रहा है यहाँ पे, ये ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाओं के लक्षण होते हैं। तो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं आई होप आप लोगों को क्लैरिटी के साथ समझ में आ गया होगा। ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं जो है वह ऊष्मा क्षेपी से विपरीत है। कैसे? इसमें दोस्तों ए और बी की जो अभिक्रिया है, चलिए मैं इसको मिटा देता हूं ताकि फिर से अच्छे समझ में आए। मान लीजिए दोस्तों ए और बी आपस में क्रिया करते हैं और क्रिया करने के फलस्वरूप सी और डी हम लोगों को प्राप्त होता है। अगर इस अभिक्रिया में ऊष्मा वातावरण से खींच ली गई, यानी कि अगर इस अभिक्रिया होने के बाद इन्वायरमेंट थोड़ा ठंडा महसूस होता है,
यानी कि वातावरण से जो गर्मी है उसको खींच ली जाती है, उष्मा जब खींच ली जाती है तो वो E2 मिल जाता है। यानी कि ये जो E2 है दोस्तों, इसमें E1 तो है ही, उसके अतिरिक्त जो वातावरण से उष्मा खींची गई है वो भी आ गई है। यानी कि E2 का मान स्वाभाविक E1 से बड़ा ही होगा। तो इस समीकरण को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि E1 का जो मान है वह छोटा है E2 से, यानी कि E2 का मान E1 से बड़ा है। तो अगर यह समीकरण आता है, इसका मतलब यह एक उष्मा शोषी अभिक्रिया है, यानी कि वातावरण से उष्मा को अवशोषित किया गया है। वातावरण थोड़ा ठंडा महसूस होता है, क्योंकि वातावरण के जो उष्मा है, वातावरण में उपस्थित जो उष्मा है उसको इस अभिक्रिया के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। तो स्वाभाविक सी बात है, आसपास का वातावरण तो ठंडा होना ही है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं उष्मा शोषी अभिक्रिया, क्योंकि यह उष्मा को अवशोषित कर रहा है। दोस्तों, किसी भी उष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के रिलेटेड जब आपको क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इस टाइप से उसको समझा दीजिए कि उष्माक्षेपी क्या होता है, उष्माशोषी क्या होता है, और इस समीकरण के आधार पर आप समझा दीजिए। और आपको और अच्छे नंबर चाहिए तो आप इस पर अपना कोड लगा सकते हैं, यानी कि कुछ समीकरण आपको इसमें लिखने पड़ेंगे। वो आप पे डिपेंड करता है मार्क्स पे। जितने ज्यादा नंबर के क्वेश्चंस आएंगे आपको उतने ज्यादा वर्ड्स पे इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। हालांकि आपको समझना वही चीज है, लिखना वही चीज है, बस आपकी वो आपकी अपनी फोर्ट है, आप उसको किस टाइप से लिख सकते हैं। तो अब थोड़ा उष्मा को नापने की विधि समझते हैं। देखिए, ये जो अभिक्रिया है इसमें ये अभिकारकों की कंबाइंड एनर्जी E1 है और उत्पाद की E2 है यहां पे। तो यहां पे अगर हम डेल H का मान निकालेंगे, डेल H, अब डेल H क्या होता है दोस्तों? डेल H यानी कि उष्मा नापने की यहां पे इकाई, और इस डेल H का जो मान होता है दोस्तों, आपको याद रखना है, डेल H का मान होता है जो उत्पाद का एनर्जी है उसमें अभिकारकों की एनर्जी को जब माइनस किया जाता है तो डेल H निकलता है। ऐसे लिख देता हूं उसको। आई होप ये तो आपको समझ आ गया होगा। फिर से इसको अच्छे से लिख देता हूं ताकि आप लोगों को पूरा सारी चीजें बहुत ही क्लैरिटी के साथ समझ में आ जाए। ये हमारी अभिक्रिया है, A प्लस B की अभिक्रिया है, और इसके फलस्वरूप C प्लस D बन रहा है। इसमें इस अभिक्रिया में मान लीजिए E1 का मान E2 से बड़ा है, यानी कि यह अभिक्रिया स्वाभाविक रूप से उष्माक्षेपी अभिक्रिया हुई। एक दूसरी अभिक्रिया है A प्लस B, और इसमें C प्लस D बन रहा है, लेकिन इसमें E1 का मान छोटा है E2 से, यानी कि यह एक उष्मा शोषी अभिक्रिया है। दो कंडीशन यहां पे, ये पहला कंडीशन, यह दूसरा कंडीशन। अब देखिए दोस्तों, डेल H का मान निकालते हैं। डेल H यानी कि उत्पादों की उष्मा, और उसमें माइनस करते हैं, घटाते हैं अभिकारकों की उष्मा। ये देखिए, यानी कि उत्पादों की उष्मा और अभिकारकों की उष्मा के अंतर को ही उसकी यहाँ पे डेल H की वैल्यू निर्धारित करती है। तो आप देखिए यहाँ पे अगर मैं डेल H की वैल्यू इसके लिए निकालूं, पहले वाले अगर समीकरण के लिए निकालूं तो कैसे होगी, प्लस होगी या माइनस? तो देखिए यहाँ पे दोस्तों, डेल H का मान अगर मैं पहले के लिए निकालूं, इसके लिए निकालूं 1 के लिए, पहले के लिए, तो क्या होगा? यहां पे उत्पादों का कितना है? E2 है, E2 है, उत्पाद की उष्मा E2 है या एनर्जी E2 है, और माइनस अभिकारकों के कितने? E1 है। दोस्तों, यह अभिक्रिया अगर उष्माक्षेपी है, इसका मतलब E2 का मान तो कम है E1 से, यानी कि अगर ये 4 है तो ये 5 है। एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझा रहा हूं, ये अगर 4 है तो ये 5 है ना, तो ये दोनों बराबर हैं। हमेशा ये पता है कि उष्माक्षेपी में E2 का मान कम है, तो इसीलिए स्वाभाविक सी बात है कि डेल H का मान ऋणात्मक आएगा, माइनस में आएगा। तो जब भी डेल H का मान ऋणात्मक आता है, माइनस में आता है, आपको देखते ही समझ जाना है कि यह एक उष्माक्षेपी है। उसी प्रकार से अगर दूसरे वाले कंडीशन को देखें उष्मा शोषी का, तो अगर उसमें भी अगर E2 माइनस E1 निकालें
तो इस पे पता चलता है हम लोगों को कि E2 का मान तो ज्यादा है, क्योंकि इसमें वातावरण से उष्मा को अवशोषित किया गया है, इसीलिए इसका मान प्लस में आएगा। तो जब भी डेल H का मान प्लस में आएगा, आपको समझ जाना है यह एक उष्मा शोषी अभिक्रिया है। तो क्वेश्चन इस टाइप से आपको घुमा के पूछा जा सकता है। कोई अभिक्रिया दे दी गई है आप लोगों को, और अभिक्रिया में उत्पन्न उष्मा का मान भी आप लोगों को दिया गया है। उस आधार पे आपको इस निष्कर्ष पे पहुंचना है कि वह एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है अथवा एक उष्मा शोषी अभिक्रिया है। तो इसको पहचानने का तरीका आपको समझना है, तो उसके लिए यही ट्रिक का आपको यूज करना है। ये कोई ट्रिक नहीं है दोस्तों, ये बेसिक है, इसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है, बहुत ही बेसिक सा है कंसेप्ट है उष्माक्षेपी उष्मा शोषी में। डेल एच का मान कैसे निकाला जाता है, माइनस आता है तो क्या होता है, प्लस आता है तो क्या होता है, इन सब चीजों को आपको इस कंसेप्ट में अच्छे से समझना है, यही आपकी जरूरत है। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसको मैं मिटा देता हूं। अब कुछ अभिक्रियाएं देखते हैं, जैसे आपको मान लीजिए कि आप कुछ अभिक्रिया दे दी गई हो, मान लीजिए कि H2 और Cl2 मान लीजिए, ये दे दी गई, इससे 2HCl बन रहा है, H2 और Cl2 बन रहा है। और मान लीजिए इस अभिक्रिया में हम लोगों को 44 किलो कैलोरी अगर उष्मा इसमें निकल गई है, मान लीजिए नहीं, ऐसा मत लिखिए इसको मान लीजिए कि इसमें डेल एच का मान दे दिया है, ऐसे पूछा जाता है। डेल एच का मान अगर इस अभिक्रिया के लिए डेल एच का मान अगर -44.2 किलो कैलोरी अगर दिया गया है, ऐसे आपको पूछ दिया जाएगा। पूछने के बाद अब स्वाभाविक से देखिए आप इसमें क्या यह अभिक्रिया उष्माक्षेपी है या उष्मा शोषी। डेल एच का मान को सीधा देखिए, यहां पे माइनस पे आंसर है, माइनस यानी कि उत्पाद की एनर्जी इससे ज्यादा है कि कम है, माइनस में है यानी कि कम है, यानी कि वातावरण में उष्मा निकाल दी गई है, वातावरण में उष्मा को उत्पन्न किया गया, छोड़ा गया है, तभी जाके तो इसकी वैल्यू कम हो गई। तो इसीलिए यह अभिक्रिया क्या है, एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इसलिए इस अभिक्रिया को हम एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया बोल सकते हैं। कुछ और उदाहरण लेते हैं, जैसे अमोनिया का एक उदाहरण लेते हैं। अमोनिया छोड़ चलिए, नाइट्रोजन ऑक्साइड का एक उदाहरण लेते हैं। तो NO 2NO को जब हम तोड़ते हैं तो N2 + O2 बनता है। इस अभिक्रिया में मान लीजिए कि डेल एच का मान दिया है 180 प्लस किलो जूल, 180 किलो जूल दिया गया है। इस अभिक्रिया माइनस, तो अगर माइनस इसका मतलब यह एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। और अगर इसको जस्ट उल्टा कर दिया जाए, यानी कि दोस्तों N2 और O2 की आपस में क्रिया की जाए, जस्ट उल्टा, तो 2NO बनता है। तो इस अभिक्रिया में डेल एच का मान कितना हो जाएगा, कॉमन सेंस है, अगर 2NO से N2O2 बनता है तो डेल एच का मान अगर 180 किलो जूल है, तो जस्ट विपरीत प्रत्यय करेंगे तो डेल एच का मान कितना होगा, प्लस में आ जाएगा। ये देखिए प्लस में। तो ये किसी भी समीकरण को जब पलटते हैं तो उष्माक्षेपी अभिक्रिया उष्मा शोषी में और उष्मा शोषी अभिक्रिया उष्माक्षेपी में परिवर्तित हो जाता है। मुझे लगता है कि आप लोगों को अभी तक मैंने जो क्लासेस बताए हैं केमिस्ट्री में आपको समझ में आ रहे होंगे। तो ये हमारा पहला चैप्टर खत्म होता है दोस्तों। इस चैप्टर में मैंने जो चीजें भी आप लोगों को बताई हैं, अम्ल क्षार के बारे में, अलग अलग वैज्ञानिकों के अलग अलग अवधारणाओं के बारे में, उष्माक्षेपी उष्मा शोषी अभिक्रियाओं के बारे में, पीएच मान के बारे में, तो आप लोगों को इसको स्टडी करना है, अपने दृष्टिकोण से आपको इसको लिखना है। देखिए दोस्तों, प्री का सवाल और मेंस के सवाल का डिफरेंस आपको बताने की जरूरत नहीं है। प्री का जो सवाल होता है उसमें एक ऑब्जेक्टिव होता है, यानी कि 4-5 ऑप्शंस आपको दिए गए, उसमें से आपको सीधा निकालना है, डायरेक्ट और सटीक आंसर आपको आना चाहिए। लेकिन मेंस में आपको चांसेस मिलते हैं कि आप अपने योग्यता का उपयोग करते हुए एक अच्छे तरीके से उसको, उसके वर्डिंग को लिख सकते हैं। पढ़ाने वाला आपको कुछ भी पढ़ा सकता है,
सही पढ़ाए या गलत पढ़ाए, टीचर है सही पढ़ाएगा। लेकिन चाहे आप किसी भी टीचर को फॉलो कर रहे हो, ऐसा नहीं कि किसी स्पेसिफिक टीचर को आप फॉलो करें, आप बहुत सारे टीचर हैं, आप किसी को फॉलो कर सकते हो, लेकिन आप हमेशा इस चीज में फोकस करना कि ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस किया करें अपने सेंटेंसेस को, वाक्यों को सुंदर बनाने का। यही होता है मेंस पे अच्छे नंबर पाने का तरीका। एक ही क्वेश्चन है, अगर उसको आपको 5 नंबर का पूछा जाए तो आप 5 नंबर का बना दीजिए उसको। अगर सेम क्वेश्चन 10 नंबर का पूछा जाए तो आप कैसे लिखेंगे? तो यहां पे लिखने का जो तरीका है वो बदलना चाहिए। आपको कम शब्दों को अधिक बनाना है और अधिक को कम बनाना है। यही तो है मेंस का एग्जाम देना। दोस्तों सारे एग्जाम्स के क्वेश्चन बहुत ही सरल आते हैं, बस जरूरत पड़ती है उसको पढ़ने की, और पढ़ने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी कि अपना मानसिक स्थिति को बनाए पढ़ने के लायक। और जब तक आप पढ़ाई कर रहे हैं तब तक आप दूसरा कुछ ना सोचें। तो जब भी कुछ प्रॉब्लम्स आती है, अगर आपको किसी प्रकार की तकलीफ वगैरह होती है पढ़ाई में, तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से अपनी समस्याओं को भी आप बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपकी सारी समस्याओं का समाधान हम अपने वीडियोस में लाने का प्रयास करेंगे। तो अगले लेक्चर में एक बार फिर से मैं सरगम गुप्ता आपसे मिलूंगा एक नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए दोस्तों